Hi everyone, welcome all of you to Vidyarthi Plus. Today we are going to discuss DRDO MT's previous year general awareness questions. This is going to be the part 5 वीडियो, तो बिल्कुल एंड तक बना रहेगा जिससे कि आपको अपने सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें इन दोनों जगह में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हु डिसाइड अबाउट द साइज ऑफ मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब हमारे मंत्रिमंडल में कितने मिनिस्टर होंगे वो किसके द्वारा निर्णय किया जाता है। लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए ये कुछ इस तरह से निर्णय किया जाता है कि हमारा लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसका 15% से कम ही मंत्रिमंडल में मेंबर रह सकते हैं। लेकिन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मेंबर रहेंगे वो हमारा लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर का 15% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोकसभा। इस रिगार्डिंग आर्टिकल 75 में डिस्क्राइब किया गया है। और जो हमारे जो पीएम बनते हैं, पीएम कैसे बनते हैं? जो भी पार्टी या जो भी अलायंस मेजोरिटी लाता है उनका जो भी पीएम कैंडिडेट होते हैं उनको हमारा राष्ट्रपति पीएम के रूप में अपॉइंट करते हैं, और जो बाकी मंत्री होते हैं उनको पीएम के सजेशन पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल वो किनके द्वारा बनाया गया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर टेम्पल बनाया था। देखिए जो अमृतसर टेम्पल है उनको, जिसको कि हम गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं, उनका जो दूसरा नाम है वो है हरमिंदर साहिब। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो अमृतसर जो टाउन है वो 1577 को गुरु रामदास जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, और जो टोटल अमृतसर का जो एरिया है वो एम्पायर अकबर के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाया गया था। एंड जो गोल्डन टेम्पल का जो फाउंडेशन स्टोन है वो सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सिख धर्म के गुरुओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सिख धर्म का जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के प्रतिष्ठाता भी थे। और दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, जिन्होंने लंगर शुरू किया था। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, जिनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था। चौथे गुरु थे रामदास, उनके बाद गुरु अर्जुन देव। सिक्स्थ गुरु थे गुरु हरगोबिंद। सेवेंथ थे गुरु हरराय। 8th गुरु थे गुरु हरे कृष्णा। 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, एंड 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मुगल इन्वेजन टुक प्लेस इन द ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा मुगल इन्वेजन किसके टाइम में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा मुगल इन्वेजन इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल के रूप में कौन इलेक्टेड हुए हैं? एंटोनियो गुटेरेस, लुइस हैमिल्टन, बेन किमून, जोआन मानुएल सेंटोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वो कब प्रतिष्ठित किया गया था? वो प्रतिष्ठित किया गया था 1945 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से पहले जो इंटरनेशनल लीग एस्टेब्लिश जो एग्जिस्ट करता था उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जो कि 1919 को स्थापित किया गया था, जिसका मोटो था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ग्राफिक पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एमएस ऑफिस पैकेज, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए शावर ऑफ रेन द रेनबो इज सीन, मतलब बारिश के बाद हमें रेनबो कहाँ दिखाई देता है? एनीवेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ सन, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन, टुवर्ड द सन, ऑपोजिट ऑफ द सन। कहाँ दिखाई देता है? इसका आंसर होने वाला है ऑपोजिट ऑफ द सन। देखिए जब भी बारिश होता है, बारिश के बाद
सान जिस डायरेक्शन में होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो दिखाई देने का भी एक फेनोमेना होता है, जो हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन होके हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में सान होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी पंचायत राज सिस्टम दी पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट दी, मतलब पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर में होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल। इसका आंसर क्या होने वाला है? पंचायत समिति में पंचायत राज सिस्टम में पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक लेवल में। पंचायत राज सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बेसिकली पंचायत राज सिस्टम इज ए 3 लेयर सिस्टम, जिसका कि सबसे निचला हिस्सा होता है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल में होता है। मिडिल पोजीशन में होता है मंडल परिषद या फिर ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल में होता है। एंड जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। ठीक है, 24 अप्रैल को हम पंचायत राज डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, 24 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एवरी, मतलब पार्टिसिपेशन किसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, मोनार्कियल सिस्टम, ओलर्जिकल सिस्टम। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज्ड बाय बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस, मतलब इनमें से कौन सा गैस जो कि बायोगैस प्लांट से निकलता है उसे हम फ्यूल गैस के रूप में यूज करते हैं? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। मीथेन गैस को हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। देखिए, जो बायोगैस प्लांट में डिकम्पोजिशन के बाद मेनली 2 गैस निकलते हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है मीथेन, जिसको कि हम फ्यूल गैस के रूप में कुकिंग या फिर हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलाशनाथ टेम्पल और द शिव टेम्पल ऑफ कांचीपुरम containing the scrollplates of painting in the inner wall was built by, मतलब कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो किनके द्वारा बनाया गया था? विजयालय, कारिकल्ला, नरसिम्हा वर्मा 2, राजेंद्र 1। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नरसिम्हा वर्मा 2। राजसिम्हा पल्लव के नाम से भी जानते हैं, जो कि पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, जो पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल था कांचीपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडन वॉज एडोप्टेड बाय द फॉलोइंग चोलो किंग, मतलब इनमें से कौन सी चोलो किंग के द्वारा गंगाईकोंडन टाइटल एडोप्ट किया गया था? राजेंद्र चोल 1, रविवर्मन, राजेंद्र चोल, देववर्मन। इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर होगा राजेंद्र चोल 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज राजेंद्र चोल 1। देखिए, जो राजेंद्र चोल 1 है, उनका पिताजी का नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल 1 के पिताजी थे। देन राजेंद्र चोलो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और जो चोलो डायनेस्टी का कैपिटल था वो था तांजीपुर। ठीक है, चोलो डायनेस्टी का कैपिटल था तांजावुर। एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड ऑन ब्लड इज, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट ब्लड में नहीं मिलता है? क्रोमियम, कॉपर और मैग्नीशियम, आयरन। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम इज नॉट फाउंड इन ब्लड। ठीक है, ब्लड का जो मेन कंपोनेंट्स वो क्या क्या है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो ब्लड का जो फंक्शन है उसके बारे में तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर इज सिचुएटेड इन, मतलब गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर कहाँ पे है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मतलब गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन से राज्य में है? देखिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ सागर है। देखिए, ये एक मैन मेड लेक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर से जो डैम एसोसिएटेड है उसका नाम है रिहांद डैम। वॉल्यूम के हिसाब से गोविंद बल्लभ पंत सागर इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, देन हाइट के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा डैम का नाम क्या है? हाइट के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा डैम का नाम है भाखरानगर डैम, जो कि 225 मीटर का हाइट है, जिसका सतलेज नदी के ऊपर वो है, जो कि हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब स्टेट में अवस्थित है। एंड लेंथ के हिसाब से जो सबसे बड़ा डैम है उसका नाम है हीराकुद डैम, जिसका लेंथ लगभग 25.8 किलोमीटर है, जो कि महानदी के ऊपर उड़ीसा स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज, मतलब कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम क्या है? नेफ्रिडिया, किडनी, माल्पिगियन ट्यूबल्स, माल्पिगियन कॉर्पस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माल्पिगियन ट्यूबल्स। ठीक है, माल्पिगियन ट्यूबल
इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच एंड नेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, किडनी के बारे में तो आपको मालूम होगा। एंड चौथा है माल्पिघन कॉर्पस। देखिए माल्पिघन कॉर्पस को हम रेनाल कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं, जो कि जिसका मेन काम है कि वो किडनी में फिल्टरिंग काम करता है, वो एक फिल्टर के रूप में किडनी में काम करता है। नेक्स्ट, द टीथ लैकिंग ऑफ हार्बीवरस एनिमल इज, मतलब हार्बीवरस एनिमल के पास कौन सा दांत नहीं होता है? मोलर, कानाइन, इंसिजर, प्रीमोलर। देखिए पहले तो फूडिंग हैबिट के हिसाब से हम किसी भी एनिमल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज हार्बीवरस, सेकेंड वन इज कार्निवरस एंड थर्ड वन इज ऑमनिवरस। ठीक है, हार्बीवरस वो होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, कार्निवरस वो होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, एंड ऑमनिवरस वो होते हैं जो कि बहुत वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, उनका दोनों तरह का फूडिंग हैबिट होता है, उनको हम ऑमनिवरस कहते हैं। देखिए जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसके पास लगभग 32 दांत होते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रीमोलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रीमोलर। देखिए तो क्या बोल रहे थे, जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन के पास 32 टीथ होते हैं। जो जितने भी दांत होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कानाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो हमारा टोटल 8 इंसिजर होते हैं, 4 कानाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं एंड 12 मोलर्स होते हैं। और 12 मोलर के अंदर 4 विजडम टीथ भी उनमें ही इंक्लूड किया जाता है। 6 मोलर इन द अपर जो, 6 मोलर इन द लोअर जो, इट ऑल्सो इंक्लूड 4 विजडम टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लेयर इन ए फुटसल टीम, मतलब फुटसल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। देखिए फुटसल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फुटसल इज ऑल्सो ए गेम लाइक फुटबॉल दैट इज प्लेड ऑन द हार्ड कोर्ट। ऑब्वियसली द फुटसल कोर्ट इज स्मॉलर देन द फुटबॉल कोर्ट, मतलब फुटसल फुटबॉल की तरह ये गेम होता है जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, एंड फुटसल ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड से छोटा होता है। एंड फुटसल का जो गवर्निंग बॉडी है वो है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी फुटसल का है फीफा, वो फीफा के द्वारा गवर्न किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है फीफा कब एस्टेब्लिश किया गया था एंड फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग, इनमें से कौन सा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेज। देखिए अर्निंग को हम बेसिकली 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग, दूसरा होता है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग। कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग वो होता है जिसमें कि हमको एक सर्टेन पीरियड या सर्टेन ड्यूरेशन के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट का इनकम होता है या फिर पर्टिकुलर अमाउंट का कैश हमें रिटर्न मिलता है। लेकिन नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट वो होता है जिसमें कि एक सर्टेन पीरियड या फिर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद हमें कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट कितना मिलेगा हम नहीं बोल सकते, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, उसे हम नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग बोलते हैं। देखिए जो इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, वेज होता है, हमें मालूम होता है एक महीना या फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद हमें कितना रेंट या फिर कितना इंटरेस्ट या फिर कितना वेज हमें मिलेगा। लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा या फिर ज़्यादा होगा कि कम होगा वो हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए प्रॉफिट को हम नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग के अंदर इंक्लूड करते हैं और बाकी तीनों सब कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ए नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग। मेन आर बोर्न इक्वल मीन्स, मतलब men not women are equal, all men are equal in all aspects, all men should be treated equally, all human beings should have equal opportunity for the development of their capabilities। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द आंसर। all human beings should be equal, should have equal opportunity for the development of their capabilities। Next, find the one that does not belong to the group mountain, फॉरेस्ट, स्टार, प्लेटो। इनमें से कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होने वाला है स्टार्स। ठीक है, स्टार्स इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। देखिए आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे DRDO MTS प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, ए पर्सन शॉर्ट साइटेड, इट मीन्स दैट ही और सी कैन, मतलब एक पर्सन जो कि शॉर्ट साइटेड होता है उसे क्या दिखाई देता है? ऑब्जेक्ट फार अवे, ऑब्जेक्ट क्लोज बाय, नॉन ऑफ द अबव, ऑब्जेक्ट इन द डार्क। इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए जो शॉर्ट साइटेड जो पर्सन होते हैं उनको जो चीज़ पास होता है वो दिखाई देता है, जो चीज़ दूर में होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, शॉर्ट साइटेड को हम मियोपिया के नाम से भी जानते हैं, एंड शॉर्ट साइटेड का जो अपोजिट डिजीज है उसे बोलते हैं फार साइटेडनेस और हाइपरोपिया। उसमें क्या होता है, जो दूर में जो चीज़ होता है वो दिखाई देता है, लेकिन जो हमारी आंखों के पास जो चीज़ होता है वो दिखाई नहीं देता। देखिए, और शॉर्ट साइटेडनेस को ठीक करने के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, एंड फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, मतलब हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो कैसे इलेक्टेड होते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस, बाय ऑल द पीपल। उपराष्ट्रपति कैसे इलेक्टेड होते हैं? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस। ठीक है, मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस इज गोइंग टू बी द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुइस रेजिम साकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड, मतलब किनके दौरान साकारिया कमीशन अपॉइंट किया गया था? राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान, ठीक है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके टाइम में साकारिया कमीशन अपॉइंट किया गया था। देखिए साकारिया कमीशन 1983 को अपॉइंट किया गया था, जिसका मेन काम था टू एग्जामिन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप इन वेरियस एक्सपेक्ट्स। ठीक है, इसका काम था सेंटर एंड स्टेट का जैसे भी रिलेशनशिप है विभिन्न क्षेत्र में उसको एग्जामिन करके उसके रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना इसका काम था। नेक्स्ट, मदर टेरेसा वाज बोर्न इन, मदर टेरेसा कहाँ पे पैदा हुई थी? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है यूगोस्लोविया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज यूगोस्लोविया। मदर टेरेसा यूगोस्लोविया में पैदा हुई थी और मदर टेरेसा को 1979 में पीस के लिए नोबेल भी मिला था। ठीक है, देखिए मदर टेरेसा वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 ऑन स्कॉप्ज, कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया। तो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।